सो हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज जो पेपर हुआ हमारा जीपीएससी का, तो उसका जो सॉल्यूशन है स्टील स्ट्रक्चर्स का, आज हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट द स्टील स्ट्रक्चर्स इन द एग्जाम ऑफ गुजरात पीएससी। सो लाइन से क्वेश्चंस आए थे इसके अंदर। तो पहला जो क्वेश्चन आया 238 नंबर पे था। 238 से लाइन से क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन 83 नंबर्स वाला जो है वो बाद में आया हुआ है इसके अंदर। तो आइए जरा हम इन क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला जो क्वेश्चन है जो 238 नंबर पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग रोल्ड स्टील टी बार्स हैज द मिनिमम वेट पर मीटर। हमने क्लासेस में भी इसको पढ़ा हुआ था कि वेट पर मीटर, जब डेसिग्नेशन की बात की जाती है तो कभी भी अगर डेसिग्नेशन की बात चल रही है किसी भी चीज को दिखाने की, तो डेसिग्नेशन के अंदर यहाँ पर जब भी नाम लिया जाएगा, जैसे कि मैं अगर ISLT लिखता हूँ, ISLT और उसके बाद एट द रेट ऑफ इसका जो जो भी डेप्थ है, ये जो 100 यहाँ पर जो लिखा हुआ है दैट इज द डेप्थ ऑफ दिस सेक्शन। तो हर एक सेक्शन की, चाहे वो ISNT हो, चाहे वो ISHT हो, चाहे वो ISLT हो, इन सभी का जो डेसिग्नेशन है वो तो पर्टिकुलरली, वो डेसिग्नेशन तो पर्टिकुलरली 100 ही है, मतलब डेप्थ जो है वो 100 ही है। उसके बाद इसका वेट पर मीटर लिखा रहता है, वेट पर मीटर रन लिखा रहता है। तो इसी चीज को हम लोग देख रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें तो जो नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं जनरली, एक तो हमें शुरुआत में ISNT दिया हुआ है, इंडियन स्टैंडर्ड नॉर्मल टी बार। दूसरा हमें ISHT दिया हुआ है, इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लेंच टी बार। तीसरा हमें ISST दिया हुआ है, इंडियन स्टैंडर्ड लॉन्ग लेग्ड टी बार। और चौथा हमें ISLT दिया हुआ है, और ISJT दिया हुआ है। ये नहीं दिया हुआ है हमें, कौन सा नहीं दिया हुआ, ISST नहीं दिया हुआ, बाकी हमें सब दिए हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप स्टील टेबल के अंदर जाएंगे तो स्टील टेबल में आपको देखने को मिलेगा कि ISNT का जो वेट पर मीटर रन है, वेट मतलब 1 मीटर का जो वजन है वो कितना है। तो किलोग्राम में भी दी हुई है वैल्यूज, और आपके न्यूटन में भी वैल्यूज दी हुई हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो सबसे ज्यादा कम वजन पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में, मिनिमम वेट पर मीटर। तो एज यूजुअल सी बात भी थी कि ISJT का वजन सबसे कम होना चाहिए। और देखने को भी, आप अगर स्टील टेबल में जाते हैं तो आपको देखने को भी मिलेगा कि सबसे ज्यादा जो वेट है वो कम है, वेट पर मीटर। तो ISJT का है, दैट इज इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर टी बार, याद रखेंगे। तो आंसर जो इस क्वेश्चन का हो जाता है दैट इज ISJT 100। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एडिशनल टेंसाइल फोर्स डेवलप्ड इन अ बोल्ट एज अ रिजल्ट ऑफ फ्लेक्सिंग of a connection component such as beam and plate or leg of an angle is known as। तो यहाँ पर हमने इस चीज को भी देखा था कि इट इज कॉल्ड एज अ प्राइंग सेक्शन, कि अगर आपका जो सेक्शन है इट इज अ फ्लेक्सिबल सेक्शन। सो अगर ये फ्लेक्सिबल सेक्शन है तो यहाँ पर अगर हम लोग लोड अप्लाई करते हैं तो बाकी जो दोनों बोल्ट है, यहाँ पर ये जो फोर्स आ रहा है दिस इज द कंप्रेसिव फोर्स, बट बोल्ट के अंदर, यहाँ पर बोल्ट इसको खींचेगा तो बोल्ट के अंदर जो फोर्स आता है दैट इज कॉल्ड एज टेंसाइल फोर्स। दोनों ही बोल्ट पर, जितने भी बोल्ट होंगे वहां पर उन पे टेंसाइल फोर्स ही आएगा दोस्तों। और इसी टेंसाइल फोर्स को हम लोग यहाँ पर जब कैरी करेंगे तो दिस इज द प्राइंग फोर्स कहलाता है। तो द आंसर विल बी प्राइंग फोर्स फॉर दिस क्वेश्चन। बाकी हो भी नहीं सकते थे जितने भी दिए हुए हैं, स्क्वैश फोर्स, शेयर लेग, टॉर्सनल फोर्स, तो ये हो भी नहीं सकते थे। शेयर लेग जो है वो आउटस्टैंडिंग लेग के अंदर आता है कि अगर कभी भी एंगल सेक्शन है आपका और एक एंगल सेक्शन कनेक्टेड है, एक साइड कनेक्टेड है और दूसरी साइड कनेक्टेड नहीं है एंगल सेक्शन की, तो जो आउटस्टैंडिंग लेग है उसके जो अंदर जो फोर्स देखने को मिलेगा दैट विल बी द शेयर लेग इफेक्ट। इट इज नॉट द टाइप ऑफ फोर्स। नेक्स्ट आता है 240th नंबर, in cross sections classification of steel sections the elements which exceed semi compact limits are classified as। तो according to IS 800 2007 में अगर आप जाके देखेंगे, IS 800 2007, अगर इसमें अगर आप जाके देखते हैं IS 800 2007 में, तो 4 टाइप के आपको सेक्शन देखने को मिलते हैं।
The first one is plastic section. The second one is compact section. The third one is a semi compact section या semi plastic section भी बोल लेते हैं इसको, इलास्टोप्लास्टिक सेक्शन भी बोल लेते हैं इसको. And the fourth one is cylinder section. The fourth one is a cylinder section. तो अगर यहाँ पर ध्यान से देखा जाए तो इस चीज में क्या हो जाएगा कि प्लास्टिक सेक्शन, अब हम लोग देखा था इस चीज को कि हम एक क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं बीम का, और बीम के क्रॉस सेक्शन वाइज अगर हम बात करें तो जो स्ट्रेस डायग्राम होगा इसका, तो दिस इज द स्ट्रेस डायग्राम फॉर इलास्टिक सेक्शन. जब इसके एक्सट्रीम फाइबर पर भी स्ट्रेस एफ हो विच इज लेस देन एफ वाई, और जब ये आगे बढ़ जाता है तो एफ वाई के बराबर पहुंच जाता है दोनों एक्सट्रीम फाइबर्स पर. आफ्टर दैट ये जो सेक्शन है यहाँ से ये कंसीडर किया जाता है इलास्टोप्लास्टिक या सेमी प्लास्टिक या सेमी, और उसके बाद ये सेक्शन फाइनली जब मैक्सिमम स्ट्रेसेस को ले लेता है तो दैट इज कॉल्ड कॉम्पैक्ट सेक्शन. बट इसके अंदर प्लास्टिक हिंज नहीं बनती है, और फाइनली अगर ये प्लास्टिक हिंज कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पर प्लास्टिक हिंज बन जाता है तो मैकेनिज्म फॉर्म हो जाती है. तो दिस इज द प्लास्टिक सेक्शन, दिस इज द कॉम्पैक्ट सेक्शन. प्लास्टिक और कॉम्पैक्ट में डिफरेंस क्या है? सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक हिंजेस का. इट इज कॉल्ड एज सेमी कॉम्पैक्ट. और अगर सेमी कॉम्पैक्ट की लिमिट से बाहर चला जाता है, जो पूछा हुआ है क्रॉस सेक्शन में क्वेश्चन में, इन क्रॉस सेक्शन क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील सेक्शन द एलिमेंट्स व्हिच एक्सीड सेमी कॉम्पैक्ट लिमिट्स आर क्लासिफाइड एज, तो दैट इज द सिलेंडर सेक्शन होगा. और यहाँ पर हमने IS 800 2007 से हमने इस पिक्चर को भी लिया है, वो बोल भी रही है, पिक्चर में लिखा हुआ है दैट इज Class 4 cylinder cross section in which the element buckles cross section in which the elements buckle locally even before reaching the yield stresses. The width to thickness ratio of plate element shall be greater than the specified under class 3 semi compact से ज्यादा. In such case, effective section for the design shall be calculated either by the following provision of IS 801. वो सब चीजें लिखी हुई हैं. सिंपल सी बात है यहाँ पर कि compression plate elements in excess of semi compact section limit. So that is the answer will be cylinder. इसका जो बेटा जो आंसर हो जाएगा सिंपली वो सिलेंडर हो जाएगा, याद रखेंगे. Question number 241. Partial safety factor for material does not account for. किस चीज के लिए हमने पार्शियल सेफ्टी फैक्टर को नहीं लेना है? तो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर क्यों लिया जाता है ये भी हमें IS 800 2007 में ही देखने को मिलता है. अगर आप ध्यान से इस कोड को पढ़ेंगे तो क्लॉज नंबर 5.4.1 डिजाइन स्ट्रेंथ के बारे में दिया हुआ है. डिजाइन स्ट्रेंथ इज इक्वल टू अल्टीमेट स्ट्रेंथ अपॉन गामा एम. गामा में द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर वो मटेरियल, और वेयर पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल्स गामा एम अकाउंट्स फॉर, तो क्यों लिया जाता है? पॉसिबिलिटी ऑफ अनफेवरेबल डेविएशन ऑफ मटेरियल स्ट्रेंथ, डेविएशन ऑफ मटेरियल स्ट्रेंथ फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू. दूसरा है पॉसिबिलिटी ऑफ अनफेवरेबल वेरिएशन ऑफ मेंबर साइज, यानी कि साइज में जो चेंजेस आ जाएंगे उनके लिए भी लिया जाता है. मतलब अनफेवरेबल का मतलब क्या होता है कि हमें जो साइज एक्चुअल में लेना था अगर हम वो ना ले पाए तो हमने दूसरा कोई साइज ले लिया, तो दैट इज द मीन, है ना. या हमें गलती से कोई दूसरा साइज ले गया, हमें मिला ही नहीं वो एक्चुअल साइज, तो हमें दूसरा लेना पड़ता है, तो दैट इज द प्रॉब्लम. सी में बोल रहा है पॉसिबिलिटी ऑफ अनफेवरेबल रिडक्शन इन मेंबर स्ट्रेंथ ड्यू टू फैब्रिकेशन एंड टॉलरेंस. जब उसको बनाया जा रहा था तो जो एक्चुअल चीजें लेनी चाहिए थी स्ट्रेंथ के लिए वो हमने वहां पर नहीं ले पाए, तो इसी वजह से उसके फैब्रिकेशन में यानी कि उसको सेट करने में या टॉलरेंस जितना हम लोग लेते हैं उतना नहीं मिल पाया. अगला है अनसर्टेनिटी इन द कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर. तो जो स्ट्रेंथ थी वो भी नहीं आ पाई. तो यहाँ पर जो अगर आप देखें चारों ऑप्शन को, तो पहला है पॉसिबिलिटी ऑफ अनफेवरेबल वेरिएशन ऑफ मेंबर साइज,
तो ये भी इसी में मिल रहा है। मेंबर साइज के बारे में अभी अभी हमने बात की यहाँ पर, मेंबर साइज। दूसरा ऑप्शन है डज नॉट अकाउंट फॉर, है तो ये तो है। दूसरा है पॉसिबिलिटी ऑफ अनफेवरेबल रिडक्शन इन द मेंबर स्ट्रेंथ ड्यू टू फैब्रिकेशन टॉलरेंस, ये भी है। तीसरा है अनसर्टेनिटी इन द कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर, तो कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर ये भी है। और चौथा है अनसर्टेनिटी इन द असेसमेंट ऑफ इफेक्ट ऑफ लोड, ये नहीं मिलता है हमें यहाँ पर कि जो लोड है उसको देखा जाए। तो अकॉर्डिंग टू कोड तो ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो ऑप्शन जो पीएससी ने भी दिया है तो दैट इज डी, दैट इज करेक्ट। यानी कि चौथा ऑप्शन अनसर्टेनिटी इन द असेसमेंट ऑफ इफेक्ट ऑफ लोड, यानी कि जो लोड आएगा उसी को हम समझ नहीं पाए कि कितना आएगा वो लोड, उसको हम लोग देख नहीं पाए। तो उसके हिसाब से ठीक है, बट अगर एक्चुअल देखा जाए तो ये चीज नहीं है। ये वाला भी प्रॉब्लम आ जाता है कई बार कि हम एक्चुअल लोड की कैलकुलेशन कई बार नहीं कर पाते, बट वो हमारा एरर है। अकॉर्डिंग टू कोड जाए तो ये आंसर भी ठीक है इनके हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज यहाँ पर कहीं पर भी इफेक्ट ऑफ लोड की वैल्यू की बात नहीं की है। मटेरियल स्ट्रेंथ की बात हुई है, वेरिएशन ऑफ मेंबर साइज की बात हुई है, फैब्रिकेशन एंड टॉलरेंस की बात हुई है, यानी कि मेंबर के अंदर यानी कि मटेरियल के अंदर जो जो चीजें होनी चाहिए वो सब बात हुई। क्वेश्चन भी क्या था, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल, यहाँ पर पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड्स की कोई बात नहीं है। तो आंसर जो है वो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। यहाँ पर आता है 242, एज पर द कन्वेंशन यूज्ड इन IS 800/2007 मैच द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ मेंबर एक्सेस एंड रेस्पेक्टिव डायरेक्शन ऑफ ISA इंडियन स्टैंडर्ड एंगल 100/75/8। यहाँ पर इन्होंने एक साइड में मेंबर एक्सेस दी हुई है, दूसरी साइड में डायरेक्शन दी हुई है। तो इसको भी अगर हम कोड से देखें तो IS 800/2007 से ही हमने इस पिक्चर को उठाया हुआ है। इसको अगर आप देखें तो अगर आपके पास आई सेक्शन होता तो ये साइन में कन्वेंशन होते, ये वाई वाई एक्सिस है जो दो पार्ट में इसको सिमेट्रिकली डिवाइड कर रही है, ये जेड जेड एक्सिस है ये भी दो पार्ट में सिमेट्रिकली डिवाइड कर रही है। और अंदर की तरफ अगर आप देखें यानी कि इसकी लेंथ वाइज अंदर इसकी जो लेंथ होगी इस आई सेक्शन की, उसके अबाउट क्या हो जाएगा एक्स एक्स। सेम यहाँ पर, लेकिन जब एंगल सेक्शन आता है तो एंगल सेक्शन में ऐसी चीजें देखने के लिए नहीं मिलती हमें, वहां एंगल सेक्शन इज नॉट द सिमेट्रिकल सेक्शन। तो यहाँ पर अगर एक्स एक्स वाई वाई, और पूछा भी उस क्वेश्चन में एक्स एक्स वाई वाई है, तो सिमेट्रिकल सेक्शन तो उन्होंने भी नहीं माना है। उन्होंने भी क्या माना कि एक्स एक्स और वाई वाई के हिसाब से बताओ भाई तुम्हें, तो एक्स एक्स बताना है, वाई वाई बताना है और जेड जेड बताना है। तो लॉन्गर लेग को हमेशा हम लोग, अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर, तो डायग्राम विल बी लुक लाइक दिस, रफ डायग्राम है और मैं नॉर्मली बना रहा हूं। तो दिस विल बी द एंगल सेक्शन, रिपीट कर रहा हूं पूरा का पूरा, वेट। तो ये लॉन्गर लेग है इसका एंड दिस इज द शॉर्टर लेग। ये जो लेंथ है इट इज 100 mm and this leg is of 75 mm। थिकनेस जो होगी वो दोनों लेग की सेम होगी दोस्तों, दैट इज 8 mm। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर इस हिसाब से अगर हम जाएं तो यहाँ पर एक एक्सिस तो मुझे ये मिलती है और ये कौन सी एक्सिस हो जाती है, इट इज वाई वाई एक्सिस। एक एक्सिस मुझे ये मिलती है दैट इज जेड जेड एक्सिस, और अंदर की तरफ एक एक्सिस और मिलेगी मुझे इसके लिए, दैट विल बी, ये जो अंदर मिलेगी मुझे एक्सिस बिल्कुल अंदर लेंथ वाइज, दिस विल बी एक्स एक्स एक्सिस। तो अगर देखा जाए यहाँ पर तो एक्स एक्स एक्सिस ए का क्या हो जाएगा, ए यानी कि एक्स एक्स एक्सिस अंदर में देखूं तो अलोंग द लेंथ हो जाएगा, अलोंग द लेंथ। तो ये वाला तो जाके यहाँ मैच करता है अलोंग द लेंथ। दूसरा अगर देखें वाई वाई एक्सिस कहाँ है, ये रही। अगर मैं देखूं इसको तो इट इज अलोंग द लॉन्गर लेग या फिर पैरेलल टू द 100 mm लेग। तो पैरेलल टू द 100 mm यानी कि वाई वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग ये हो जाना है। और जेड जेड की देखी जाए तो ये क्या है, पैरेलल टू द 75 mm, इसका डायरेक्टली यहाँ मिल जाना है।
कुछ इस टाइप से। तो आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर, ए का जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो रहा है ए का 2, बी का जो आंसर हो रहा है दैट इज 1, और सी का जो आंसर हो रहा है दैट इज 3। इजी क्वेश्चन था, आंसर विल बी सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 243, which of the following statement is are corrected with respect to steel structures? कौन सा मेंबर है जो मतलब कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है इसके हिसाब से। तो पहला जो स्टेटमेंट बोल रहा है ये, परमिसिबल इफेक्टिव सिलेंडर रेशियो फॉर द ब्रेसिंग मेंबर इन ऑर्डिनरी concentrically braced frame is designed for earthquake is। तो यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है, अगर आप इसको ध्यान से भी देखेंगे तो जो आपको वैल्यूज मिलेंगी, तो यहाँ पर जनरली अगर मैं बोलना चाहूँ, इसमें है क्या कुछ, नहीं कुछ नहीं है। तो जनरली अगर मैं बोलना चाहूँ यहाँ पर, तो परमिसिबल सिलेंडरनेस रेशियो फॉर ब्रेसिंग मेंबर की बात की जाए, तो सिलेंडरनेस रेशियो फॉर अ ब्रेसिंग मेंबर, फॉर अ ब्रेसिंग मेंबर इन केस ऑफ टेंशन, वो होता है शुड नॉट एक्सीड या शेल नॉट एक्सीड 160। अर्थक्वेक वाले सेक्शन में तो कंफर्म वैसे भी है ही नहीं। और ये जो है यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन बोल रहा है, अगर इससे जाएं तो परमिसिबल इफेक्टिव सिलेंडरनेस रेशियो फॉर द मेंबर प्रीटेंशन टू अवॉइड सैग इज, ये यहाँ पर अदर देन प्रीटेंशन मेंबर हो जाता तो आंसर फिर भी ये स्टेटमेंट नंबर 2 सही हो जाता। बट अभी के केस में ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, नाइदर वन नॉट टू इज द करेक्ट आंसर। अगला जाए तो यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है हमसे, एक सेकंड रुकिएगा, ऊपर हो जाए। Which of the following arrangements of imposed load is considered for the analysis of steel structure when the imposed load is variable and not greater than 3/4 of the dead load? तो इसका ये जो है imposed load हमें all the span पे ही मानना रहता है, बाकी हम adjacent span या टू adjacent span ऐसी कोई बात नहीं चलती है, यहाँ पर RCC नहीं है। तो यहाँ पर पूरा का पूरा imposed load on the all the spans। नेक्स्ट आती है बात, इन प्लास्टिक मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ स्टील स्ट्रक्चर द रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ टू यील्ड स्ट्रेस स्पेसिफाइड फॉर द ग्रेड ऑफ स्टील शैल नॉट बी लेस देन, कितने से नहीं होना चाहिए, कम। तो इसको अगर हम लोग देखें स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में, तो जो आंसर हमें मिलता है वो मिलता है 1.2। अगर मैं स्टेटमेंट भी लिखना चाहूं तो द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम डायग्राम shall have a plateau, shall have a shall have a plateau at the yield stress, at the yield stress extending for at least 6 times, extending for at least 6 times, strength to yield stress strength to yield stress specified for the grade of steel, स्टेटमेंट है ये,
specified for the grade of steel shall not be less than 1.2। आपको कोड के अंदर मिल जाएगा, मैंने यहाँ पे कोड की कटिंग नहीं डाली हुई है, आपको कोड के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, गेज लेंथ की बात की जाए तो वो शेल नॉट बी लेस देन 15%। अगला आता है कॉलम बकलिंग कर्व अडॉप्टेड इन आईएस 800 2007। क्वेश्चन नंबर 246 है। कॉलम बकलिंग कर्व अडॉप्टेड इन आईएस 800 2007 आर बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड है? तो अगर आपने देखा हो कंप्रेशन मेंबर, अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो कभी भी, तो कंप्रेशन मेंबर में क्या हमें एक कर्व मिलता है जो कि बकलिंग क्लास को दिखाता है, ए बी सी डी को। अगर हम बकलिंग क्लास की वैल्यूज की बात करें तो इम्परफेक्शन फैक्टर अल्फा से इसको डिनोट किया जाता है। ए के लिए बकलिंग क्लास ए के लिए 0.21 है, बी के लिए 0.34 है, सी के लिए 0.49 है, डी के लिए 0.76 है। ये जो वैल्यूज हैं और ये जो कर्व है दैट टाइप ऑफ मतलब किन प्रॉपर्टी से हो क्या है, तो वो थ्योरी जो है उसको ही हम लोग यहाँ पर पेरी रॉबर्टसन की थ्योरी, मतलब ये निकल के कहाँ से आता है, बकलिंग कॉलम बकलिंग कर्व। यही क्या है, कॉलम बकलिंग कर्व अडॉप्टेड इन आईएस 800 2007। ये किस पे बेस्ड है? तो ये दोस्तों पेरी रॉबर्टसन थ्योरी पर बेस्ड है। याद रखिएगा, बहुत एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पहले से आया हुआ था, बट क्योंकि हम लोग थोड़ा सा कोड नहीं देखते हैं तो सिंपल सी बात है, आप देखेंगे तो जरा आप वहां का नाम मिल जाएगा आपको, पेरी रॉबर्टसन थ्योरी। तो पेरी रॉबर्टसन थ्योरी से ये निकल के आता है। नेक्स्ट है नॉमिनल बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इज कैलकुलेटेड बाय 2.5 kbd into t into fu। here the term t means। तो अगर आप इस सेक्शन को देखें, हमने क्लास में भी देखा था, तो यहाँ पर जैसे कि आप इसकी बात करें तो ये कुछ ऐसा डायग्राम है। कैसा कि इधर की साइड में अगर आप देखेंगे तो दो प्लेट्स लगी हुई हैं और यहाँ कहीं पर सपोज कर लीजिए कि एक प्लेट लगी हुई है। अब अगर मुझे यहाँ पर मैंने लोड मतलब यहाँ पर मैंने कैरी करने के लिए एक बोल्ट अगर लगा देता हूं मैं, और यहाँ लोडिंग की जाती है, तो इधर जो लोडिंग होगी P, वो इधर की लोडिंग का, बिकॉज समीशन ऑफ एफ शुड बी 0। तो अगर देखा जाए तो कुछ रेस्पेक्ट में होगा। अगर मैं आधा आधा बोल दूं तो मतलब दो अगर प्लेट है और आधे साइज की है, मतलब हाफ हाफ है, तो P/2 हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन द सेक्शन। तो क्वेश्चन बोल रहा है नॉमिनल बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इज कैलकुलेटेड बाय 2.5 kbd into t into fu। हियर t का टर्म क्या है? तो थिकनेस ऑफ द थिकर प्लेट एक्सपीरियंसिंग बियरिंग स्ट्रेस, ये तो बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज हम लोग जो मोटी वाली प्लेट है उसको नहीं लेंगे। यहाँ पर जो पतला वाला सेक्शन रहेगा वो एक बार को फेल हो भी सकता है। तो सेकंड, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट एक्सपीरियंसिंग बियरिंग स्ट्रेस, ये आंसर हो सकता था। ये जो सेकंड ऑप्शन है ये हो सकता था। तीसरा है समेशन ऑफ थिकनेस ऑफ ऑल द कनेक्टेड प्लेट्स एक्सपीरियंसिंग बियरिंग स्ट्रेस, इट कैन बी आल्सो पॉसिबल, बट ये जो ऑप्शन नंबर डी है, समेशन ऑफ थिकनेस ऑफ कनेक्टेड प्लेट एक्सपीरियंसिंग बियरिंग स्ट्रेस इन द सेम डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में, मतलब यहाँ पर अगर मैं इस डायरेक्शन की बात करूं तो इस डायरेक्शन में आने वाली प्लेट्स और इस डायरेक्शन में आने वाली प्लेट्स, तो यहाँ पर जितनी प्लेट, जैसे कि इसीलिए मैंने डायग्राम ये वाला बनाया है, तो यहाँ पर अगर दो प्लेट्स आ रही है तो इस सेम डायरेक्शन में आ रही है, तो इन दोनों का समेशन होगा। इधर आ रही है तो ये अकेली है तो इसका अकेले का सम होगा। आप दोनों में से जो भी कम आता है वो ऑब्वियसली बात है कि वो ले लिया जाएगा। तो आंसर विल बी डी। यहाँ आ रहा है क्वेश्चन नंबर 248। एज पर आईएस 800 2007 ऑर्डिनरी मोमेंट फ्रेम shall not be used in construction of cinema halls। तो यहाँ थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा क्योंकि ये चीजें जनरली हम लोग देखते नहीं है। तो अगर देखा जाए तो टू टाइप्स, मतलब दो प्रकार के मोमेंट रेसिस्टिंग फ्रेम होते हैं। तो आई कैन से थोड़ा सा मैं बता देता हूँ यहाँ पर दोस्तों, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोमेंट रेसिस्टिंग फ्रेम। मोमेंट रेसिस्टिंग फ्रेम कोड आता है आईएस 1893, वहां से एक क्वेश्चन आया हुआ है। एक होती है ऑर्डिनरी मोमेंट रेसिस्टिंग फ्रेम, जो इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है। ऑर्डिनरी मोमेंट
रेसिस्टिंग फ्रेम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाए तो OMRF बोलते हैं, जो इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है। दूसरा होता है स्पेशल मोमेंट रेसिस्टिंग फ्रेम। स्पेशल मोमेंट रेसिस्टिंग फ्रेम, इसको हम लोग SMRF बोलते हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो हम लोग 1893, बाकी मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पर आप देख लीजिएगा एक बार। तो अकॉर्डिंग टू कोड नंबर IS 1893, वो डिवाइड करती है कंट्री को हमारे 4 जोन्स में। कौन से जोन? जोन 2, सिंपली लिख देता हूं मैं यहाँ पर। कौन कौन से जोन? जोन 2, अर्थक्वेक जोन 2, जोन 3, जोन 4 एंड जोन 5। और किस पे डिपेंड करती है ये? तो डिपेंडिंग ऑन द सेस्मिक रिस्क। अब यहाँ पर अगर आप OMCRF की बात करेंगे तो ये जो कम रिस्क वाले हैं, लोअर सेस्मिक जोन्स हैं, वहां प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे कि जोन 2 एंड जोन 3, जोन 2 एंड जोन 3। और अगर हम बात करें तो जो SMRF है, ये हायर सेस्मिक जोन्स में प्रोवाइड किए जाते हैं। तो जोन 4 एंड 5 इस टाइप से। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा था, एज पर IS 800/2007 ऑर्डिनरी मोमेंट फ्रेम शैल नॉट बी यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ सिनेमा हॉल इन। तो क्वेश्चन का आंसर जो होना चाहिए, बेसिकली अगर मुझसे पूछो आप कि क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, दैट शुड बी कि कहाँ ऑर्डिनरी मोमेंट फ्रेम शैल नॉट बी यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ, तो कहाँ नहीं देना है हमें। तो आंसर होना चाहिए था हमारा, इन्होंने जोन 5 नहीं कंसीडर किया था। अच्छा, जोन 5 कंसीडर किया है, जोन 5 कंसीडर किया है। जोन 2, जोन 3, जोन 4, तो जहां पर हमें ऑर्डिनरी मोमेंट नहीं देना चाहिए वो है जोन 4 और जोन 5 में नहीं देना चाहिए। जोन 4 और जोन 5 में हमें नहीं देना चाहिए, है ना। इसको तो कहाँ देना चाहिए था? 1 और 2 पे देना चाहिए था। shall not be used for, तो इसमें एक्चुअली में ऑप्शन में 4 और 5 कुछ ऐसा मिल नहीं रहा था, तो एक्चुअल में आंसर होना चाहिए इसका 4 एंड 5, यानी कि 2 एंड 1। 2 एंड 1 किस में मिल रहा है? तो आंसर बेटा इसका होना चाहिए सेस्मिक जोन 5 एंड सेस्मिक जोन 4। तो आंसर शुड बी बी। हाँ जी, आंसर इसका जो होना चाहिए वो होना चाहिए बी, 1 एंड 2। ठीक है, सेस्मिक जोन 3 एंड सेस्मिक जोन, सॉरी सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक माय मिस्टेक माय मिस्टेक। हाँ ठीक है ना, गलती कहाँ, कोई दिक्कत नहीं। जोन 2 और जोन 3 में हम लोग पहले से प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पर प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो हम लोगों को प्रोवाइड कहाँ 4 और 5 में नहीं करना चाहिए। तो दैट शुड बी आंसर नंबर होना चाहिए बी। अब इन्होंने जो 1 2 3 कैसे दिया है, थोड़ा सा देखने की बात है, इस पर आप एक बार चैलेंज कर सकते हैं, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 249 पर आते हैं। 249 क्वेश्चंस को देखा जाए, वेयर द फिलेट वेल्ड इज अप्लाइड टू द राउंडेड टो of a rolled section, the specified size of weld should generally not exceed। तो ये तो हमने क्लासरूम में देखा हुआ है, ये स्लाइड हमने वहीं से डाली है कि अगर स्क्वायर एज हो तो मिनिमम साइज, सॉरी मैक्सिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड, तो इसमें से अगर स्क्वायर शेप हो तो 1.5 माइनस कर देते हैं, और अगर ये वाला हो राउंडेड एज तो हम लोग 3/4 टाइम्स ऑफ थिकनेस ऑफ द सेक्शन एट द टो लेते हैं। बिल्कुल वही लिखा हुआ है जो यहाँ लिखा हुआ था स्लाइड में। दैट शुड बी द आंसर नंबर सी।
250 a steel column of uniform section of for the entire length with the gantry girder supported by column brackets is to be designed as। तो ये ना तो कंप्रेशन मेंबर जैसा डिजाइन होगा, बीम कॉलम और बीम दोनों की बात चल रही है। पूरा का पूरा जो कॉलम सेक्शन है उसी पे एक अटैच बीम है, और बीम को अगर आपने देखा हो तो यहाँ पर हम लोग एक सेक्शन लगा देते हैं पूरा का पूरा, जिसको ब्रैकेट कनेक्शन बोलते हैं, ये सेंटर कनेक्शन में पड़ा जाता है। तो एज अ बीम कॉलम की तरह इसको डिजाइन होता है पूरा का पूरा। नेक्स्ट आता है which of the following stiffeners of plate girder has the primary function to preventing local crushing of web due to concentrated load। तो local crushing of web अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ पर तो बियरिंग स्टिफनर ही आंसर है कि क्यों प्रोवाइड करना है आपको। तो अगर पॉइंट लोड के कारण आ रहा है प्रिवेंटिंग लोकल बकलिंग अगर पॉइंट लोड के कारण आ रही है वेब की तो ड्यू टू कॉन्सेंट्रिक लोड, तो वहां पर आपको बियरिंग स्टिफनर प्रोवाइड करना पड़ेगा। जनरली ये कहाँ पर होगा, स्टार्टिंग में होता है ज्यादातर, जिसको हम लोग एंड बियरिंग भी बोल लेते हैं। बट अगर इनके नाम से हिसाब से जाए तो बियरिंग स्टिफनर कहाँ प्रोवाइड करते हो, टू प्रिवेंट लोकल क्रशिंग ऑफ द वेब ड्यू टू कॉन्सेंट्रेटेड लोड और रिएक्शन। और दूसरा आता है टॉर्जनल स्टिफनर। तो टॉर्जनल स्टिफनर प्रोवाइड किया जाता है टू प्रोवाइड लेटरल रिस्ट्रेंट टू बीम एंड गर्डर एट सपोर्ट के ऊपर। डायगोनल स्टिफनर हम प्रोवाइड करते हैं टू डिजाइन अ पोर्शन ऑफ अप्लाइड शियर एंड बियरिंग दैट एक्सीड द वेब कैपेसिटी। और टेंशन स्टिफनर तो हम लोग टेंशन जहां आ रही होगी वहां प्रोवाइड कर देते हैं टू ट्रांसफर द टेंसाइल फोर्स अप्लाइड टू द वेब थ्रू अ फ्लेंज। तो आंसर शुड बी इसका बी, मतलब ये आंसर है बियरिंग स्टिफनर। अगला जाएं हम लोग 252 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू रिगार्डिंग अ बीम कॉलम। तो यहाँ पर अगर हम देखें इस चीज को कि बीम कॉलम में कहाँ पर होता है, तो बीम कॉलम बोलते ही उसको हैं। अगर हम लोग मैं लिखूं यहाँ पर if the net end moment are not zero, sorry, are net zero, the member will be subjected to bending moment, sorry, पहला axial force and bending moment along the length. Such members are called beam columns। ये जो लिखा हुआ है यही एक बार पहले भी इसी चीज को पूछ चुका है, थोड़ा सा घुमा के। Such members are called beam columns। So the right answer is कि member subjected to axial force and member is subjected to bending moment। Are not zero, net zero नहीं, are not zero। नेक्स्ट आता है अरेंज द फॉलोइंग बीम सेक्शन। 83 नंबर का क्वेश्चन था, फॉलोइंग द बीम सेक्शन in ascending economic order if all the have same cross sectional area। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाता तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहला मेरे पास स्क्वायर होता है इकोनॉमिकल सेक्शन के हिसाब से। तीन सेक्शन है मेरे पास यहाँ पर। So first one is square, second is rectangular, and third one is I section। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है अरेंज द फॉलोइंग बीम सेक्शन असेंडिंग इकोनॉमिक ऑर्डर इफ ऑल हैव सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया। इन तीनों का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो सेम है। और असेंडिंग ऑर्डर में पूछ रहा है, अगर मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में बताऊं तो सबसे अच्छा होता है आई सेक्शन आपका।
क्यों? क्योंकि इसमें जो आउटर मोस्ट फाइबर्स होते हैं उन पे ज्यादा एरिया होता है, बीच का एरिया जो है यहाँ का वो कट हो जाता है, उसकी जरूरत भी नहीं थी। और दूसरा, इसके कम की बात की जाए तो होता है हमारा रेक्टेंगुलर, और इससे कम में बात की जाए तो दैट विल बी सर्कुलर। अच्छा, रेक्टेंगुलर जो डिपेंड करता है रेक्टेंगुलर का, और सबसे कम होता है स्क्वायर। रेक्टेंगुलर का डिपेंड करता है उसका ओरिएंटेशन कैसा है, बट यहाँ के केस में हम लोग मोस्टली अगर देखा जाए तो रेक्टेंगुलर आप लोग मान सकते हैं। तो इसमें पूछा हुआ था असेंडिंग ऑर्डर, तो असेंडिंग ऑर्डर तो यही हो जाएगा स्क्वायर, और इससे ज्यादा होगा हमारा रेक्टेंगुलर, और सबसे ज्यादा आई सेक्शन। तो आंसर जो हो जाना चाहिए इस क्वेश्चन का दैट इज यही होना चाहिए, बाकी ठीक है। तो दिस इज एक क्वेश्चन, और कुछ बचा नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट द एग्जाम। जो जो क्वेश्चंस आए वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस थे। इस बार का स्टील का वेटेज थोड़ा सा बड़ा भी, अच्छे क्वेश्चन थे। आई होप आप में से सभी बच्चों का पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कभी। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।